क्या इसके अलावा किसी और की सूचना है आप लोगों को, या आप लोगों के पास कोई मेल आया? आप लोगों को कोई मेल आया उस तरह? जिसके पास आएगा वो जानकारी देगा। इन्वेस्टिगेशन में सभी के सामने ऑप्शन है, जो भी जिसके पास भी ऐसा है वो अपनी जानकारी दे। सर, कोई डेडलाइन तय की है कि कब तक जांच? बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, उसमें हर चीज़ का ट्रेल होता है। सो वी हैव आल्सो आस्क्ड एप्पल दैट प्लीज कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू अस। सर, एप्पल को नोटिस जारी करें, ऐसा कह सकते हैं? आज अभी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो गया है ऑलरेडी। इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड ऑलरेडी। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आईफोन हैकिंग के मामले में सरकार जांच करेगी और इसकी तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि एप्पल को खुद इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो एडवाइजरी जारी की गई है वो 150 देशों में जारी की गई है, इसलिए इसको राजनीतिक बवंडर बनाना, इसका राजनीतिक बवाल बनाना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। जो लोग देश के विकास से खुश नहीं हैं, जो लोग देश में बदलाव को देख नहीं पा रहे हैं, वो इस तरह के मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की तह में जाएगी, इसके लिए जांच की घोषणा की जा चुकी है और एप्पल को खुद इसके बारे में जानकारी नहीं है। एप्पल ने कहा कि यह एडवाइजरी एक सतही तौर पर 150 देशों में एहतियात बरतने के लिए जारी की गई है, इसका हैकिंग से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल स्वागत है आप सभी का इस वक्त के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में क्या है बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। इन खबरों के क्या है मायने, इनके पीछे का क्या है एजेंडा, ये हम अगले 1 घंटे में बात करेंगे। और बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इसमें जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। देश के सपूतों को नमन किया गया है, इस देश की मिट्टी को नमन किया गया है। किस तरह से आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, इस पर विशेष बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि शराब घोटाले में अब केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है तो आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्यों है। वहीं बात टाटा नैरो के सिंगूर प्लांट की भी होगी और ममता बनर्जी सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 5 राज्यों में जारी है शहमात का सियासी खेल, इससे जुड़े भी करेंगे सवाल जवाब, होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसे भारतवासी सिद्ध न कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल। युवाओं के लिए करेंगे मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने और केजरीवाल के मिले ईडी के नोटिस के बाद सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी, तो बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, कट्टर ईमानदारी का दम भरने वाले अरविंद केजरीवाल ने क्यों साधी है चुप्पी। और टाटा मोटर्स को 768 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने के अदालती आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल के औद्योगिकरण की संभावनाओं को नष्ट कर दिया, सोने को किया राख में तब्दील। पश्चिम बंगाल में प्लांट लगाने में असफल रहने पर रतन टाटा ने किया सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की चिंता। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। राज्यों को बताना होगा प्रदूषण कम करने के लिए अब तक कौन कौन से कदम उठाए गए। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की चल रही है जांच। 2 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं नाम। तो
सबसे पहले बात मेरी माटी मेरा देश की, तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं माटी, किसको नमन करूं मैं। और इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर जाएं, सबसे पहले बात करेंगे कि जो एप्पल फोन हैकिंग का मुद्दा सामने आया, वो जो मुद्दा सामने आया है उस पर अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, इसकी तह तक जाएंगे, और एप्पल की तरफ से क्या कुछ कहा है यह भी अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर बताया। आइए सबसे पहले सुनते हैं। तो अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि आईफोन हैकिंग के मामले में विपक्ष के आरोपों का उन्होंने जवाब दिया और कहा कि आरोपों की वो जांच करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि एप्पल ने ऐसी एडवाइजरी जिसकी बात देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं, ऐसी एडवाइजरी 150 देशों को जारी की है, इसलिए इसके पीछे का जो निहितार्थ है उसको समझने की जरूरत है। आइए सुनते हैं अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो एप्पल ने साफ किया, अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि एप्पल ने साफ किया है कि इस तरह की एडवाइजरी 150 देशों के लिए जारी की गई है, और जिस तरह से देश में इसको लेकर के राजनीति की जा रही है, जिस तरह का क्रिटिक किया जा रहा है, जिस तरह से इसकी आलोचना की जा रही है और राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एप्पल इसके बारे में खुद अभी तक श्योर नहीं है और उसका कहना है कि एहतियात के तौर पर 150 देशों में इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई। आइए और सुनते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा। तो अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एप्पल ने 150 देशों में ऐसी एडवाइजरी जारी की है, लेकिन जो लोग देश की प्रगति से, जिनको कोई सरोकार नहीं है और जिनको देश की प्रगति से दिक्कत हो रही है, वो इस पर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा अश्विनी वैष्णव ने। सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी, और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूँगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो, जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते। 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर। वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। तो 150 देशों को यह अलर्ट एप्पल की तरफ से भेजा गया है, लेकिन केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि इस देश में हमारे यहाँ पर कुछ कंपल्सरी क्रिटिक हैं जो हर मामले में, हर मुद्दे पर आलोचना करते हैं। इस पूरे मुद्दे की भी उन्होंने इसी तरह से आलोचना करने की कोशिश की। मीडिया से बातचीत के दौरान अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि सरकार इस मुद्दे की तह तक जाएगी। उसने इस पूरे मुद्दे की जांच ऑर्डर कर दी है और किसी भी तरह से इसमें यह देखा जाएगा कि कहीं कोई किसी तरह की कोई बात सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जिस तरह से इस पूरे मुद्दे पर आलोचना की जा रही है, उसमें जो राजनीति ढूंढने की कोशिश की जा रही है, यह निश्चित तौर पर एक सवाल खड़े करता है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ यादव
मौजूद हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे इस मुद्दे पर समझने की कोशिश करेंगे। सरकार इस पूरे मुद्दे पर, हैकिंग के मुद्दे को सरकार कह रही कि उसने सीरियसली लिया है सिद्धार्थ जी, और वो कह रही कि इसके तह में भी जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें राजनीति ढूंढते हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात समझने की है, बड़ा टेक्निकल एक विषय है और एप्पल एक बहुत दुनिया की रिनाउंड कंपनी है। जो एडवाइजरी जारी की गई है वो देश की बहुत सी विदेशों में भी बहुत सी कंट्रीज के लिए जारी करी गई है। लगभग 150 कंट्रीज को उन्होंने सेम ही एडवाइजरी जारी करी है। पर देखने की बात यह है कि उन 150 कंट्रीज में भारत को छोड़ दिया जाए तो वहां का विपक्ष इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये बात बड़ी समझने की है। क्या सिर्फ भारत का ही विपक्ष ऐसा है जिसको आदत पड़ गई है कि हम कोई भी बात आ जाए उसका विरोध करेंगे, या कोई सामान्य सी भी बात होगी उसमें से भी हम कुछ निकालने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं अपना एक लाभ ढूंढेंगे? तो मैं मानता हूं कि इससे अधिक ये कुछ नहीं है। हमारे आदरणीय यूनियन मिनिस्टर ने इसकी बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दे दी है। एप्पल की ओर से भी इसकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है और क्लैरिफिकेशन बिल्कुल स्पष्ट करती है इसकी जो भी इसमें आगे जांच होगी वो भी पर्याप्त जांच सरकार करवाएगी और इसकी तह तक जाएगी। ये कंपनी द्वारा कोई टेक्निकल विषय, इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है। विपक्ष को भी ये बात समझनी चाहिए। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक चीज और भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो जुड़ गए हैं, उनके पास हम जुड़े। उससे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं की ट्वीट्स की एक बाढ़ आ गई, एक के बाद एक, ऐसा लग रहा था कि लगातार सरकार की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है इसको, पूरी हैकिंग को, और सरकार हैक कर रही है। क्योंकि टेलीफोन हैकिंग को लेकर के राहुल गांधी भी बड़े कई बार संजीदा रहते हैं और बार बार वो आरोप लगाते हैं कि उनके टेलीफोन की टैपिंग होती रही है। देखिए, मेरा बस मानना यह है कि देश पूरा जानता है कि जो आज का विपक्ष है ये मुद्दा विहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब कोई भी विषय, कैसा भी विषय आ जाए, उसको अगर हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसको एक राजनीतिक विषय बनाने का प्रयास विपक्ष करेगा तो कहीं ना कहीं उनको झांक कर देखना चाहिए कि क्या ये विपक्ष की सही भूमिका है, क्या ये वो स्तर है जिस पर विपक्ष को काम करना चाहिए, और अगर नहीं है तो किस प्रकार का भ्रम फैलाना, लोगों के बीच में किस प्रकार का मिसट्रस्ट फैलाना, ऐसी कोई भी बात करनी चाहिए क्या? ये हैकिंग का मामला ये एप्पल की ओर से, कंपनी की ओर से सभी कंट्रीज को दिया गया है। कोई सॉफ्टवेयर का ग्लिच हो सकता है, कोई उनके डिवाइसेस में कोई हार्डवेयर मैलफंक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई चीज हो सकती है। हमारे देश का जहां तक सवाल है, हमारी देश की एजेंसियां बहुत केपेबल हैं, वो इसकी तह तक जाएंगी, वो इसको हर प्रकार से इसकी जांच करेंगी। अगर ऐसा कुछ भी विषय होगा तो उसको उजागर किया जाएगा। अब उस पे भी ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आ जाए और कोई मुद्दा और समझ में नहीं आ रहा तो इसी मुद्दे पे बात की जाए तो मैं मानता हूं कि ये उचित नहीं है। जी विनोद मिश्रा जी, आपको लगता है कि बहुत समय से टेलीफोन टैपिंग और ये हैकिंग को लेकर के लगातार राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव रहते थे, वो इसके पहले भी विदेशों में भी जाके वो कह चुके हैं कि हमारे फ़ोन को हैक किया जा रहा है, हमारी बातें सुनी जा रही हैं, और उसके बाद इस तरह से एक एडवाइजरी जो 150 देशों में एप्पल ने जारी की है, तो ऐसा लगा कांग्रेस के हाथ में कुछ ऐसा बड़ा मसाला लग गया जिसमें बिना सोचे समझे, जो कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह से बाद में एडवाइजरी आई कि 150 देशों में जारी किया गया है, कैसी सियासत है ये? निखिल, मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे पास में एप्पल फोन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि एप्पल फोन जो अभी 1 लाख के रेंज से कम के कोई भी फोन नहीं है। इसमें खूबी ये है कि एप्पल फोन जब आप खरीदेंगे तो उसके साथ को आपको ये गारंटी मिलेगी, एक तरह से आश्वासन है कंपनी की तरफ से कि ये फोन हैक नहीं होता। तो अगर ये फोन हैक नहीं होता, फिर जब ये माननीय सांसद जिनके पास में एप्पल फोन है, लगभग 2 लाख से कम का किसी का फोन नहीं होगा उस रेंज में, लेकिन फिर भी अगर उसको हैक होने की अगर अंदेशा है तो उनको पहले तो एप्पल पे केस करना चाहिए, उनको एफआईआर करना चाहिए कि अगर ये कंपनी की तरफ से आश्वासन है कि हमें ये फोन कभी हैक नहीं होता, तो फिर ये हैक हो कैसे रहा है, या हैक होने की ये सूचना जो है हमें ये एडवाइजरी क्यों मिली है। तो जाहिर सी बात है कि ये आप ये देख सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि ये फोन हैकिंग का मामला भारत में किस तरह से राहुल गांधी पर्टिकुलरली इस चीज को उठाते रहे हैं और इस चीज को एजेंडा बनाते हैं। आप पेगासस के मामले में आप देखें, आपको बहुत दिन नहीं हुआ है, आप उस समय में देखें कि राहुल गांधी ने किस तरह से पार्लियामेंट में पेगासस के मामले को उठाया, जोर शोर से इसको उछाला, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक टीम बनी, कमेटी बनी थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, तब राहुल गांधी फोन देने से मुकर गए थे। ऐसे कई लोग जो पेगासस के मामले में सामने आए थे, उन्होंने किसी ने भी अपना फोन नहीं जमा किया था। तो ये जो इस तरह की शरारत आप कह सकते हैं, अभी आप ये भी मत भूलिए कि 5 राज्यों का अभी चुनाव है और चुनावी सरगर्मी के बीच में ये हैकिंग का मामला और ये जो फोन टैपिंग का मामला इन्होंने उठाया और किस तरीके से उठाया। आप देखिए, 3 सांसद का पहले ट्वीट आता है, महुआ मोइत्रा का आता है, प्रियंका चतुर्वेदी का आता है, फिर कांग्रेस के का ट्वीट आता है, और राहुल गांधी 1 घंटे के बाद जैसे ये ट्वीट ट्रेंडिंग में शुरू होता है, आप देखिएगा सोशल मीडिया
मीडिया में लगातार उस पर रिएक्शन आना शुरू होता है। 1 घंटे के बाद राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये जो एक तरह से एक प्रायोजित है, ये लोगों को पता है। अभी आपने मंत्री वैष्णव जी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने किस तरीके से कहा कि भाई 150 देशों के लिए ये एडवाइजरी है। अगर इतने देश में लाखों करोड़ों जो एप्पल के धारक है, उसके कंज्यूमर हैं, उनके लिए ये सूचना है, एक तरह से एडवाइजरी है। अगर इसमें सूचना में सिर्फ ये 3-4 सांसद, ये आप कम से कम आप ये देखिए शशि थरूर को जो एक अपने को टेक्निकल एक्सपर्ट मानते हैं, तो रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आपने एफआईआर अभी तक क्यों नहीं किया है। तो सिर्फ आप एक आरोप लगा करके सरकार को जो घेरने की कोशिश करते हैं, तो आप पर्दाफाश होता है आपका ही, और ये इस मामले में आपका ही हो रहा है। अभी मंत्री जी ने कहा है, खुद उन्होंने, केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हम इसके तह तक जाएंगे और इसकी जांच कराएंगे। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से कोई भी लोग अपने इस तरह की शिकायत को लेकर फिर उनके सामने में, कमेटी के सामने में नहीं आएंगे। निखिल जी सिद्धार्थ जी, ये देखने में आया कि इससे पहले के जितने भी मामले रहे हैं, चाहे वो राफेल का मामला रहा हो या फिर पेगासस का मामला रहा हो, जहां पर उनसे खुद कहा गया कि वो सबूत लेकर पहुंचे, अपना फोन जमा कराएं, वहां पर वो नहीं गए। लेकिन इस बात की रट कि हमारे फोन की टैपिंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, उसको लगातार, और अब 5 राज्यों के, जिस तरह विनोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठाना, आपको लगता है कि मुद्दा विहीन है? और ऐसे में लगता है कि कुछ मुद्दे जरूर उठाए जाएं जिस पर पब्लिक को ये कहा जाए कि गुमराह किया जाए, या किसी और लेकर एक ड्राइव बनाया जाए उस पर? देखिए, निश्चित रूप से इससे अधिक ये कुछ नहीं है। विपक्ष चूंकि मुद्दा विहीन है, इसलिए ऐसे प्रकार के मुद्दे उठा रहा है। ये तो पहले भी राहुल गांधी के लिए कोई नया विषय नहीं है। देखिए, राहुल गांधी कोई नया मुद्दा भी पकड़ के लाते हैं, वो सोचते हैं कि कोई बड़ा मैं मुद्दा बनाऊं, तो उसमें भी वो नयापन नहीं ला पाते। ये भी पुराना है। पेगासस के विषय में उन्होंने ऐसा ही कहा था, मेरा फोन हैक हो रहा है, मेरी सब जानकारी निकाली जाती है, मेरे फोन को टैप किया जाता है, सुना जाता है, हर प्रकार की बात उन्होंने करी। पर जब जांच हुई और कहा गया कि आप अपना फोन लाके दीजिए, हम पता कर लेते हैं, तो उन्होंने फोन देने से मना कर दिया। तो ये वास्तविकता है पूरे विपक्ष की और राहुल गांधी की, कि जब जो ऐसे मुद्दे, जो लोगों को डराने वाले मुद्दे हैं, उनमें एक उनको भ्रमित करने वाले मुद्दे हैं, जो इस प्रकार के मुद्दे जब ये विपक्ष लेकर के आता है, तो इनकी सत्यता पहले भी कितनी थी और आज भी कितनी है, इस पर पूरे देश को संदेह है। और अगर इतना ही संदेह राहुल गांधी जी को हो गया है उनके फोन पर, उनकी सुरक्षा पर, तो तुरंत एफआईआर करानी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं विनोद जी से भी, जाना चाहिए, केस करना चाहिए, एप्पल पे भी करना चाहिए और उसे भी करना चाहिए। पर ये प्रकार के मीडिया बाइट और मात्र एक मीडिया इशू बनाना और कुछ नहीं, इससे अधिक कुछ नहीं। मतलब एक कंपनी ने 150 देशों में सेम एडवाइजरी जारी करी, पर उसका अर्थ राहुल जी के लिए अलग है और बाकियों के लिए अलग है। ये मैं मानता हूं कि एक बहुत निचले स्तर का विपक्ष का एक रवैया है, और इस प्रकार की बातें लोगों को भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए। जी, एक बात और संक्षेप में जवाब चाहूंगा सिद्धार्थ जी आपसे, कि 150 देशों में एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन सियासत हमारे देश में हो रही है। ये जो सियासत का स्तर गिरा है, ये कहा जाए कि मुद्दा विहीन चीजों को मुद्दा बनाना, ये राजनीति का स्तर गिराता है। जनता को यह भी समझना होगा। देखिए, निश्चित रूप से मैंने तो शुरुआत में कहा कि 150 देशों में एडवाइजरी, एक ही एडवाइजरी गई। 149 देशों के विपक्ष ने क्या किया और भारत का विपक्ष क्या कर रहा है, बस ये देखना चाहिए। भारत का विपक्ष तुरंत उस एडवाइजरी को लेकर के वो मीडिया भी जाएगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, वो अभी कल पूरे अखबारों में भी अपनी बात निकलवाएगा, लोगों में भी जाएगा, लोगों के बीच में भी बोलेगा हैक हो गया, हैक हो गया, हैक हो गया। 149 देश वाला विपक्ष ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास मुद्दे हैं, क्योंकि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। वो अपने देश को आगे ले जाने की बात सोचते भी हैं, करते भी हैं। वो अपनी भूमिका में भी सोचते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा विपक्ष पूरे दुनिया के विपक्ष से बड़ा अलग है। हमारा विपक्ष मात्र देश को भ्रमित करने वाला, देश की उपहास बनवाने वाला, इस प्रकार की बातें करने वाला विपक्ष है, और ये देश की जनता समझती है। इससे अधिक इसमें कुछ नहीं। ठीक है। और बचपन में एक कहावत सुनी थी, कौवा कान ले गया, तो उसमें कहा जाता था कि भाई आप कौवे के बजाय आप कान को पहले अपने देखिए। फिलहाल मुझे यहाँ लगता है कि कौवे और कान से ज़्यादा यहाँ सियासत जो है वो एक बड़ी चीज़ है जो बीच पे आई है। फिलहाल आप दोनों लोगों का शुक्रिया। एक नए विषय पर जल्दी ही आप लोगों के साथ में फिर जुड़ रहे हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले में अब केजरीवाल से पूछताछ, तो आम आदमी पार्टी को आखिर क्यों है दिक्कत। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ। तो आखिर आम आदमी पार्टी को इसमें दिक्कत क्या हुई? दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के तार अब सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसलिए अब ईडी जो है वो केजरीवाल से पूछताछ के लिए उसने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के तार अब सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है और प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा है और इसको लेकर पूरी सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है। सुप्रीम कोर्ट से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाले नैरेटिव को एक बड़ा धक्का लगा है, एक झटका लगा है और 5 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन ने आम आदमी पार्टी के लिए कई मुश्किलें पैदा की हैं। तो 2 बड़े नेता, फिलहाल 3 बड़े नेता जेल में हैं। कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बने केजरीवाल ने, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बने अरविंद केजरीवाल ने कैसे भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया, ये एक बड़ा सवाल है। जांच प्रक्रिया पर हमेशा सवाल उठाकर आम आदमी पार्टी इसे बदले की कार्रवाई बताती रही है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा कहा है कि यह सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। दावा किया गया कि अभी तक नेताओं के पास से चवन्नी तक नहीं मिली है, लेकिन ईडी ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन के ट्रेल को साबित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है। फिलहाल दरअसल अपने को बेदाग साबित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कभी कोई विभाग अपने पास नहीं रखा और शायद ऐसा करने वाले वो देश के इकलौते चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के मद्देनजर 2 पूर्व मंत्री जेल में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने को निर्दोष बताते हैं। कोरोना महामारी के दौरान जिस समय दिल्ली में अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी थी, उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार आबकारी नीति बनाने में व्यस्त थी। केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लाकर उसे घर घर शराब पहुंचाने की योजना बनाई। मकसद था ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना। बाद में विरोध के कारण अरविंद केजरीवाल ने इसे वापस ले लिया, उनकी सरकार ने इसे वापस ले लिया, लेकिन यही आबकारी नीति उनके लिए गले की हड्डी बन गई। जब इस पर जांच की बात आई तो सरकार ने इसको वापस ले लिया था और एलजी के जांच के आदेश के बाद इस नई पॉलिसी की कई परतें खुली और एक बड़ा घोटाला सामने आया। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने आज सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में साउथ ग्रुप के कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है। ईडी का दावा था कि सीएम केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर से मिलकर काम करने को कहा था। ईडी ने यह बात कही है। दिल्ली के उपराज्यपाल और कैबिनेट के बिना मंजूरी के दिल्ली में आबकारी नीति कैसे लागू हुई और कैसे चंद प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए पुराने नियम बदल दिए गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया था कि महामारी का बहाना बताकर प्राइवेट कारोबारियों को 147 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस उनकी माफ कर दी गई थी। यह कहा गया था कि महामारी का दौर है और ऐसे में उनको ये छूट मिलनी चाहिए। बिक्री में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बावजूद 38 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली को उठाना पड़ा। तो ये समझ में आ सकता है कि किस तरह से ये रेवेन्यू मॉडल रहा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है, अब तिहाड़ से सरकार चलेगी। तो ये कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो तिहाड़ से ये सरकार चलेगी दिल्ली की। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मनीष सिसोदिया जेल में है, आम आदमी पार्टी अपने कृत्यों से अपने आप खत्म हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज आंदोलन के सहयोगी अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं हैं।
जो उस समय उस दौर के इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन शुरू हुआ था और अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, उस दौरान जो साथी थे वो आज पार्टी में नहीं है। सभी पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने वाली आम आदमी पार्टी आज जांच को झूठ बता रही है। वहीं आईफोन हैकिंग के मामले में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आरोपों की जांच करेंगे और इसकी तह तक जाएंगे। दरअसल आरोपों की जांच के लिए आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन एप्पल ने ऐसी एडवाइजरी 150 देशों के लिए जारी की है। लेकिन जिस तेजी से विपक्ष के नेताओं ने हैकिंग के मुद्दे को उठाया है, ये उनके रवैये पर सवाल खड़ा करता है। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि आतिशी, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की नेता भी हैं और मंत्री भी हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं इस मुद्दे पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। और क्या कुछ कहा बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर, आइए उनको भी सुनते हैं। आम आदमी का आरोप है कि सरकार उनको खत्म कर रही है। आम आदमी पार्टी खुद को अपने आप को खत्म कर रही है। इसी में एक और सवाल उठता है, क्या इतना बड़ा स्कैम बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से हो सकता है क्या? जो लोग भी दिल्ली सरकार को जानते हैं और उनके चाल चलन को जानते हैं, such a massive scam cannot take place without the clear approval of Mr. केजरीवाल। और जो बातें आई यहाँ पर, उन्होंने साफ कहा कि हमारा आदमी है, इससे कांटेक्ट करो। जब मिलना नहीं संभव हुआ तो फेस टाइम से बात हुई और उसके बाद उन्होंने जो बनाया एक लॉबी ने, वो पूरी रिपोर्ट को उसी में समाहित कर दिया गया। तो ये तो बड़े गहरे, सीधे और परिस्थितिजन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है। साथ में विष्णु पाठक, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। और विनोद जी, आपके साथ शुरू करना चाहें और ये समझना चाहें, इस पूरी खबर को आपने देखा कि किस तरह से जब से मनीष सिसोदिया की बेल डिनाई हुई है, उसके बाद से एक नई बहस चल पड़ी है और इस बीच में ईडी का समन जो आया अरविंद केजरीवाल के लिए, उसको तो लेकर के आम आदमी पार्टी ऐसा मान रही है कि ये अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी है। क्यों इस तरह से लग रहा है? क्यों ये जो पूरी चुप्पी है, उसकी पीछे की क्या वजह है? किस तरह से इस पूरी सियासत को देख रहे हैं? निखिल, अभी आपने एक स्टोरी, एक बड़ी खबर पे डिस्कस की है। आपने देखा एप्पल हैकिंग के मामले में जो बड़ी खबर थी, उस खबर के बारे में आपने डिस्कस की है कि वही हिट एंड रन है कि आप जिस तरीके से एक विपक्ष में रहते हुए आप किस तरह से आरोप लगाते हैं और आरोप लगा के भाग जाते हैं। तो ये जब आप देखते हैं किस तरह की चीजें कि आपका काम है सिर्फ आरोप लगाना और आरोप लगा के निकल लेना, तो अरविंद केजरीवाल इसके लिए मशहूर रहे हैं। और ये मशहूर इसलिए रहे हैं कि इस देश के कोई बड़े नेता नहीं होंगे जिसपे अरविंद केजरीवाल ने करप्शन का चार्ज ना लगाए हो और उसकी जांच ना मांगी हो। तो आप उसके लिस्ट में अगर स्वर्गीय अरुण जेटली से आप ले लें और अभी के नितिन गडकरी से लेके शरद पवार, ऐसे कई नेता हैं जिन नेता को उन्होंने भ्रष्ट, करप्ट, क्या क्या नहीं बताया और बाद में सारे इन नेताओं के साथ माफी भी मांगी थी जी। लेकिन आज देखिए कि किस तरह से समय का चक्र बदलता है कि वही केजरीवाल जो जांच की मांग करते रहे थे, वो आज इंसार जब अपने ऊपर में इस करप्शन के चार्ज की जांच आई है, उसकी आंच आई है, तो वो कह रहे हैं कि ये सब झूठा है जी। तो जब आप दोनों चीज के, जब इस देश के संविधान, जब इस देश के इंस्टीट्यूशंस, जब इस देश की सत्ता और जिस व्यवस्था पे आप विश्वास करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत की थी, तो आपको लगा था कि हम एक नई आवाज बन के, एक नया नारा देके हम इस देश में कुछ बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे। और ये हुआ क्या कि एक छोटा सा, जो आप कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरी के ही रूप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसके आपको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका आपको दिया गया और आपको मौका जनता ने दिया, तो आपने करप्शन की सारी हदें पार कर दी।
आपके 2-2 मंत्री जेल में हैं, एक मंत्री 1 साल जेल में रहे, तब तक आपने उनका रिजनेशन नहीं लिया था। और बाद में जब आपने रिजनेशन लिया, जब मनीष सिसोदिया आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल गए, हर बार आप ये कहते रहे कि ये कुछ भी नहीं है, ये फर्जी केस है, ये फर्जी मुकदमा है। लेकिन जब कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात सामने आई और जब ईडी ने एस्टैब्लिश कर दिया जो लेन देन हुआ है अस्थायी रूप से, अभी आप कह सकते हैं कि 368 करोड़ रुपए के लेन देन जब सामने में आई, तब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। ये अब तक ये आप देखिए कि सरकार इस प्रोसेस में जब आपने, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कोरोना के उस विकट परिस्थिति में आपने वो लाया नई आबकारी ये पॉलिसी लेके आए, नई आबकारी नीति को लेके। उस आबकारी नीति में आप मजे की बात देखिए, न एलजी का साइन हुआ, न कैबिनेट से अप्रूवल हुई और लागू हो गया। साउथ के वो जो कुछ कारोबारी थे उनको सारा ठेका दे दिया गया, प्राइवेट एजेंसी को उसमें आ गया। और इसके बाद जब एलजी ने इसकी जांच की शुरुआत की तो आपने जल्दी जल्दी में उस आबकारी नीति को वापस भी ले लिया। तो जिस दिन आपने आबकारी नीति को वापस लिया, उस दिन आपका वो नैरेटिव खत्म हो गया था कि हम दिल्ली को एक मॉडल बनाना चाहते थे, एक रेवेन्यू मॉडल बनाना चाहते थे। वो सारे नैरेटिव आपकी खत्म हो गई थी और आज आपकी सारी झूठे पकड़ी गई है। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समझेंगे कि किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल का नैरेटिव है या फिर वो बीजेपी का आरोप है, ये समझने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मेहमान भी हमारे साथ बने रहे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर, हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की सियासत पर, जिसमें मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई की गई है और उसके बाद ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। इस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान वो बने हुए हैं, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस मुद्दे पर विष्णु पाठक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह की बात अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से, दरअसल अरविंद केजरीवाल तो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर वो क्यों चुप हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक डर बैठ गया, उनको लगता है कि ये जो पूरा घपला घोटाला है अब इसको खुलने से रोका नहीं जा सकेगा। विष्णु पाठक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? विष्णु पाठक जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? विष्णु पाठक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन तक ये देखें कि ऑडियो पहुंच जाए। फिलहाल सिद्धार्थ यादव को इस पे जोड़ने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ यादव, आपने देखा कि जब से कल ये बेल डिनाई हुई है और ईडी का समन गया है, एक जिसको कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये शुरू कर दिया गया एक नैरेटिव, जिसको कहा जाए कि उन्होंने फिर से ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई ये तो जांच के नाम पर बीजेपी जो है अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। देखिए, मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी हमेशा से एक नैरेटिव पे काम करती है। वो नैरेटिव पहले तो ये रहा कि हम सबसे ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, हमसे ईमानदार तो इस पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। पर जब एक के बाद एक आपके मंत्री जेलों में जाते जाएंगे और देश की कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपके किसी नेता को बेल देने को तैयार नहीं होगी, यहां तक कि कोर्ट्स ये भी बता देंगी कि हाँ एस्टैब्लिश्ड है, कहीं मनी ट्रेल एस्टैब्लिश्ड है, कहीं आपने घपला किया है, कहीं किकबैक्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो कटघरे में केजरीवाल जी फंस ही जाएंगे।
अब तो कहानी बस इतनी बच गई कि जितना पैसा खाया वो केजरीवाल जी जाके बता दें कि ये यहां रखा है। कई बार सच बोलने से आदमी और बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। केजरीवाल जी को जाके बता देना चाहिए, ठीक है ये मंत्री थे, इन्होंने खाया और इतना खाया, गलती हो गई, हम लोग कर गए, हम नए थे राजनीति में, हम लालच में आ गए, ऐसा बोल दें। पर इसको छोड़ करके केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मंत्री कौन गए थे आपको याद होगा, सत्येंद्र जैन जी। आप मानिए कि आज के समय में भी 21वीं सेंचुरी में भी दिल्ली देश की राजधानी के जेल मंत्री 8 महीने तक जेल में बंद रहे और वो मंत्री से नहीं हटाए गए। मतलब भ्रष्टाचार तो एक तरफ है, आपका व्यवहार कहां? आपके नेता भ्रष्टाचारी, घर से रेड हुई, 3 करोड़ कैश निकला, सोने की गिनिया निकली और जब उनको अल्टीमेटली भेजा गया तो वो जेल मंत्री बने रहे। आपके शिक्षा मंत्री केजरीवाल जी क्या कहा करते थे उनके लिए? वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर, विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री। इनको तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अभी पूरा विश्व ढूंढ रहा है कि सबसे अच्छे जो शिक्षा मंत्री थे पूरे विश्व के, ऐसा क्या हो गया कि 8 महीने से जेल में है, बाहर नहीं निकल पा रहे। ये भारत रत्न देने की जिनको बात करते थे, मैं मानता हूं कि उस पुरस्कार को भी अपमानित करने का काम किया। तीसरे नेता कौन गए? संसदीय दल के नेता संजय सिंह जी, जिनके लिए रोज केजरीवाल जी आकर के बोलते थे, वो स्वयं आकर के बोलते थे अगर हिम्मत है तो रेड करो, हिम्मत है तो जेल भेजो। अंततः क्या हुआ? वो भी जेल में बंद है, उनकी भी याचिका जो है वो खारिज की जा रही है। कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि देश की जनता भी चाहती है कि केजरीवाल जी अब बाहर आए और स्वीकार कर लें। 338 करोड़ तो बता दिया है कोर्ट ने, उसके अतिरिक्त भी बता दें इतना इतना किया था, 50 करोड़ का शीश महल बनाया है, ये टोटल में हमने इतना कमाया, माफी मांगते हैं, देश से हाथ जोड़े और माफी मांग ले। सच बोलने से आदमी छोटा नहीं होता, पर इस लड़ाई को, इस नैरेटिव वॉर को वो चलाए रखे, रोज कोई नया शिगुफा, आज भी नहीं मानना, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम तो कट्टर ईमानदार, इस प्रकार की बात अब देश तंग आ चुका है। अब पूरी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी को मिलकर के स्वीकार करना चाहिए। देश को और भ्रमित करने का एक प्रयास नहीं करना चाहिए। देश की हाथ जोड़ करके उनसे विनती बस इतनी ही है। ठीक है, चलते चलते आखिरी कमेंट्स, क्योंकि विष्णु पाठक जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, आखिरी कमेंट्स आपसे चाहेंगे विनोद मिश्रा जी, बहुत शॉर्ट में, कि ये जो हिट एंड रन की जो पॉलिसी रही है और जिस पर नितिन गडकरी से लेकर अरुण जेटली तक से अरविंद केजरीवाल को कई अवसरों पर कई नेताओं से कई तरीके से माफ़ी मांगनी पड़ी है, क्या ये पॉलिसी अब आपको लगता है कि जनता के बीच में धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है? निखिल, हम दूसरी बात करते हैं कि अभी हम लोग पिछले कई दिनों से और कई महीनों से और कह सकते हैं कई सालों से इस चीज़ की चर्चा करते रहे हैं, फ्रीबी की, और हम लोग इसकी चर्चा करते रहे हैं कि ये फ्रीबी जो है वो शॉर्टकट की सियासत कैसे एक दिन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अब ये देखिए कि जिस समय में केजरीवाल जी के तरफ के एक ये ब्रेन चाइल्ड था उन्हीं का, कि जब आपने दिल्ली में इतने फ्रीबी के अनाउंसमेंट करते करते, जब आपने कहा बिजली फ्री, ये फ्री, सब कुछ फ्री, पानी फ्री, रोज फ्री का आप एक हेडलाइन बनाते हुए आ रहे थे, तो आपको ऐसा क्यों ऐसा मौका मिला उस कोविड के समय में जब आपको लगा कि दिल्ली को इस फ्री के बदले में दारू भी पिलानी चाहिए? आपने घर घर शराब पिलाने की वो व्यवस्था की थी नई आबकारी नीति के हिसाब से, और उसको जिस तरह से उसमें जो एक आप गैंग जो आप कह सकते हैं, मैं साउथ ग्रुप तो कह सकता हूं उसको, ये है कि आप देखिए उन सारे जो प्लेयर थे देश के, जो टॉप शराब के कंपनी के मामले में और डिस्ट्रीब्यूटर के मामले में जानते हैं, वो सारे लोग का दिल्ली में पदार्पण होता है। उनका आपने एक तो लाइसेंस फ्री आपने माफ़ कर दिया। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, जो एलजी को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, 148 करोड़ का उस समय में उनका एक लाइसेंस का बनता था, उसको भी आपने माफ़ कर दिया। और सबसे बड़ी बात थी कि आपने लोगों को किस तरह से धोखे में रखा कि आपने कहा कि ये हमारा सबसे बड़ा एक रेवेन्यू मॉडल है कि जिससे हम दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी कमाई करेंगे, जिस कोरोना काल में हम इसको खर्च कर पाएंगे। आपने क्या किया? बड़ी कमाई शराब का जो बिक्री था उस समय में कई गुना बढ़ गया था, लेकिन राजस्व में 38 करोड़ का घाटा आया। इस सब के बाद भी देखिए कि इसी का डुप्लीकेट आप इसी फॉर्म को, नई आबकारी नीति को पंजाब सरकार भी ले आई, इसी को लेके आप देखिए कि इसी छत्तीसगढ़ में भी यही चीज़ आई। तो जहाँ जहाँ आप फ्रीबी के लेके एक जनमानस में आपने अपनी एक सोशलिस्टिक ये बनाने की कोशिश की कि हम ऐसी सरकार लाते हैं, वहाँ दूसरी तरफ आपने करप्शन का ऐसा बोलबाला किया कि आप चाहे छत्तीसगढ़ चले जाइए, आप चाहे पंजाब चले जाइए, आप चाहे दिल्ली चले जाइए, एक पूरा कॉकस है और वही कुछ खास लोग हैं, वही साउथ ग्रुप के लोग हैं जिनकी सीबीआई अभी पूछताछ हुई है। सेकेंड चार्जशीट में आप देखिए कि सप्लीमेंट्री
में सारे लोगों का नाम भी ईडी ने रखा हुआ है अभी। तो ये सारे लोग वही हैं जो प्लेयर दिल्ली में हैं, वही छत्तीसगढ़ में हैं, वही प्लेयर जो है आपको पंजाब में मिलेंगे। तो ये एक कॉकस को जब आप सामने में लाते हैं तो डेफिनेटली ये बात आपको साबित करके जांच एजेंसियों ने किया है कि आपने कैसे इलेक्शन में इसका उपयोग किया है, इस पैसे को किस तरह से आपने पार्टी के लिए यूज किया है। तो आपको इंटरेस्टिंग चीज इसमें जरूर जोड़ दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा में आई थी कि क्यों नहीं आम आदमी पार्टी को इसमें एक ये बनाया जाए, इस केस में शामिल किया जाए। तब ये सवाल आया था कि पार्टी के नाम से किस तरह से आप उसको एक केस दर्ज कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक कन्वेनर हैं, उस पार्टी के मुखिया हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर इस पार्टी को फायदा पहुंचा है इन सारे लेन देन में तो उनको भी पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, उनसे पूछताछ होगी और कहीं ना कहीं इसकी जो परतें हैं, जो तय है, वो जनता भी जानना चाहती है कि आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, और वो जरूर सामने आए। अदालतें अपना काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उम्मीद है कि इसके पीछे का जो भी सच है वो सामने आएगा। विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, और सिद्धार्थ यादव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों विषयों पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और इसके बाद रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कि देश के सपूतों को नमन, इस देश की माटी को नमन किस तरह से आज कर रहा है हिंदुस्तान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमा G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। देश के सपूतों को नमन है आज, इस देश की माटी को नमन है, क्योंकि आज देश दो महत्वपूर्ण अवसरों का गवाह बन रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस और मेरी माटी मेरा देश अभियान का भव्य समापन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। तो बेहद महत्वपूर्ण रहा यह कार्यक्रम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया। यह परेड कई मायनों में विशेष रही। एकता नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। इस परेड में भी शामिल हुई और परेड में कई अन्य जो दस्ते थे वो भी शामिल हुए। विशेष एनसीसी शो, स्कूल बैंड प्रदर्शन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों के आर्थिक परिदृश्य का प्रदर्शन इस परेड में शामिल किया गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये परेड विशेष थी, वो देखने लायक थी। अपने संबोधन में इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। तो विरासत के साथ विकास कर रही है सरकार। पीएम ने कहा कि सरकार विकास भी कर रही है और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रही है, और यही बदलते भारत का एक नया युग है। केवड़िया में पीएम ने 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी करेंगे। इसके जरिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमृत कलश यात्रा के तहत सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए अमृत कलशों की मिट्टी एक विशाल अमृत कलश, जिसे भारत कलश का नाम किया गया था, उसमें मिश्रित की गई थी। और इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है कि किस तरह से अचीवमेंट्स किए हैं इस देश ने, किस तरह से सफलताएं अर्जित की हैं, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। आज भारत उपलब्धियों के नए शिखर पर है। G20 में भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान हो गई है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं।
हमें गर्व है कि अनेक वैश्विक संकटों के बीच हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हमें गर्व है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। हमें गर्व है कि आज भारत चांद पर वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। हमें गर्व है कि आज भारत तेजस फाइटर प्लेन से लेकर INS विक्रांत तक खुद बना रहा है। हमें गर्व है कि आज भारत हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की अरबों खरबों डॉलर की कंपनियों को चला रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। हमें गर्व है कि आज दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में तिरंगे की शान लगातार बढ़ रही है। हमें गर्व है कि देश के युवा बेटे बेटियां रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। तो ये जो आज कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन होगा, उसके लिए युवाओं की भीड़ देखते ही बनती है, जो उनका उत्साह है वो देखते ही बनता है। इसको हम लाइव तस्वीरें अपने संवाददाता के जरिए वहां आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको ले चले कर्तव्य पथ पर लाइव, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश, उससे जुड़े हुए उत्साह की, उससे जुड़े हुए जोश और जज्बे की, और कर्तव्य पथ पर किस तरह से ये रंगत बिखेर रहा है, इसकी बात करेंगे। और इसके लिए चलेंगे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम युवा आपके पीछे हमें दिखाई पड़ रहे हैं शैलेंद्र, और जिस तरह से मैंने कहा कि तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तो किसका नमन कर रहे हैं? इस देश की मिट्टी को, उसके कण कण में व्याप्त जो भारतीयता का तत्व है, उसको कैसे नमन कर रहे हैं आज भारत के युवा? क्या जानकारी देंगे उनके जरिए, उनकी जुबानी? निखिल, हम देख रहे हैं कि देश से, अलग अलग राज्यों से, सभी राज्यों से जो युवा हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, वो कर्तव्य पथ पर आए हैं, एक दूसरे राज्य की संस्कृति को समझ रहे हैं, कैसे संघर्ष किया स्वतंत्रता सेनानियों ने, कैसे बलिदान दिया, उसको याद कर रहे हैं और कह रहे हैं इस तरह का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसके लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों से युवा आए हैं,
बहुत उत्साहित है। उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से इस तरह से कार्यक्रम की व्यू रचना हुई और इस तरह के कार्यक्रम हमने देखा है कि लगातार हो रहे हैं। और जब 2 साल पहले आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई, इस जो ये कार्यक्रम है इसमें हमने देखा कि यहाँ पर दिल्ली में देश भर से जो युवा आए हुए हैं वो उत्साहित है। उनसे ही बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताइए कि क्या कहना है, आप लोग कर्तव्य पथ पर आए हुए हैं। नमस्ते, मैं कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन नरेला की छात्रा हूँ। हम एनएसएस सेल की तरफ से आए हैं। हमारे को ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे को इस देश के इतने बड़े कार्यक्रम मेरी माटी मेरे देश में शामिल होने का मौका मिल रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे इतने बड़े अवसर के लिए। एक प्लेटफॉर्म भी युवाओं के लिए लॉन्च किया जा रहा है, आज किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। क्या कहना है, देश भर से हम देख रहे युवा आए हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उत्तराखंड से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से हैं, असम से हैं। क्या कहना है? जैसे पहले आप देख सकते थे इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम देखे जाते थे। उससे क्या होता था, हमें दूसरी की संस्कृति के बारे में कम पता चलता था। बट लेकिन अब के दौर में क्या हो रहा है, इस तरह के प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमें दूसरी संस्कृति के बारे में ज्यादा पता चल रहा है। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा नरेंद्र मोदी जी से, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति जी अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है उससे हमें जानने को मिल रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम हर वर्ष करवाया जाए और इसी दौर से करवाया जाए। तो देखिए इस तरह से देखिए कि कह रहे हैं कि अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है। आप इधर आइए, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं रीवा मध्य प्रदेश से आया। हाँ, तो क्या कहना है बताइए। आप मेरी माटी मेरा देश का यह जो आयोजन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, तो वास्तव में एक विविधताओं का आज नेशनल यूनिटी डे के दिन किया गया। ये इस अनेकता में एकता का संदेश, यह कार्यक्रम जो भारत के विविधताओं को प्रदर्शित करता है, अनेक राज्यों से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उसको देख के वास्तव में नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ धन्यवाद करने का मन होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं निखिल कि धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उत्साहित युवा जो यहाँ शामिल होने आए हैं कर्तव्य पथ पर। निखिल जी, कुछ और युवाओं से बात कराएं आप, और ये भी उनसे जानने की कोशिश करें कि जो उनके यहाँ के जो शहीद रहे हैं, किस तरह से उनसे वो प्रेरणा पा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री की एक और युवाओं से उन्होंने अपील की थी कि अपने इलाके में जो गुमनाम नायक हैं उनको खोजें, उनके बारे में बात करें, उनको प्रतिपादित करें। किस तरह से इन चीजों को बाहर आगे बढ़ाया देश भर से युवा। और यहाँ पर हम देखें कि शहीदों के परिवारों में आप गए होंगे, वहां मिले होंगे, तो बहुत सारे शहीद ऐसे रहे होंगे, गुमनाम नायक, जिन्हें उतना आप जानते नहीं रहोगे आपके इलाके में रहने के बावजूद। तो वहां पर गए होंगे तो क्या फीलिंग्स आई होगी, बताइए क्या युवा सोच रहा होगा? सर पहली बात तो यही बताना चाहेंगे कि ये जो फील हमें अभी महसूस कर रहा हूँ, ये आप लोग मतलब बोलने से मतलब कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो ये है जी, देश के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया है तो उनको भी हमारे तरफ से प्रणाम। और देखिए हम लोग आसाम से आए हैं, आसाम से 270 कलश एक साथ इकट्ठा करके हम लेके आए हैं। तो ये जो हमको मौका मिला है वीरों का सम्मान देने के लिए, और नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको ये सिखाने के लिए बोला है कि मिट्टी का जो ये नमन कैसे किया जाता है, मिट्टी का मोल, ये मतलब हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। हम जो फील कर रहे हैं आपको शब्द नहीं बता सकते थे। क्या कहना चाहे, आप भी बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर हमारे हिंदी में सर बहुत बड़ा सर खूबसूरत सर एक शायरी है कि ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए जो वो जियाले यहाँ रहते हैं, दुनिया में सिर्फ बस हम ही है जो इस मिट्टी को माँ कहते हैं। मैं सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे विधायक श्री कृष्ण। ठीक है, तो एक इसमें है कि आप देखिए कि जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं निखिल, और जो उत्साह है देश प्रेम को लेकर वो युवाओं में यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी, हमारे पीछे जो युवा खड़े हैं ये बताने के लिए काफी है कि कितनी देश प्रेम की भावना उमड़ रही है जब इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं देश के युवा, असम के युवा, मध्य प्रदेश के युवा, बिहार के युवा, तमिलनाडु के युवा, महाराष्ट्र के युवा, पश्चिम बंगाल के युवा, केंद्र शासित प्रदेशों के युवा। निखिल जी, निश्चित तौर पर तो ये जो उत्साह है, ये जो तस्वीरें आप लेकर आ रहे हैं और जो युवाओं का जो उत्साह है वो अपने आप में सारी भावनाओं को अपने आप बयां करता है, दिखाता है, दर्शाता है। तो यहाँ इस देश की माटी को नमन, यहाँ के कण कण को नमन, यहाँ के रज रज को नमन, और इन सभी युवाओं का जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत में अब सिंगूर का जो एक
जिसके ऊपर अब टाटा नैनो प्लांट को न लगाने को लेकर के जिस तरह से 768 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा पश्चिम बंगाल सरकार को, तो किस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार अब एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमा G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे टाटा नैनो प्लांट की, और इसको लेकर के ममता सरकार को अब देना होगा हर्जाना। 2008 का ये मामला था जब टाटा नैनो प्लांट लगाया जा रहा था सिंगूर में और वो लग नहीं सका था। टाटा मोटर्स का दावा है कि पश्चिम बंगाल के सिंगूर प्लांट केस में उसे बड़ी जीत मिली है। बंगाल सरकार को कंपनी को हुई भारी क्षति का हर्जाना देना होगा। जानकारी के मुताबिक टाटा ग्रुप को पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से 766 करोड़ रुपए से का मुआवजा मिलेगा। 2008 में ममता बनर्जी के भारी विरोध के कारण टाटा मोटर्स को अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा था और ये पश्चिम बंगाल के लिए औद्योगिकीकरण के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा था। रतन टाटा ने मध्यम वर्गीय परिवार को सस्ते दामों में 2 पहिए की सवारी से 4 चक्के की सवारी का आनंद देने का सपना देखा था और इसको लेकर एक बड़ा भावुक पोस्ट भी उन्होंने किया था सोशल मीडिया पर। तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसे बंगाल की खुशकिस्मती माना था और इस प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई थी। इधर टाटा ग्रुप ने प्लांट लगाने की तैयारी शुरू की। उधर ममता बनर्जी ने किसानों के विरोध को सियासी हथियार बनाकर आमरण अनशन करना शुरू कर दिया था। ये 2008 की बात है और 15 वर्ष पहले की इस घटना को कुछ लोगों को जरूर याद होगा। टीएमसी और वाम दलों के बीच घमासान के दौरान 2008 में टाटा ग्रुप ने कंपनी बंद कर इसे गुजरात शिफ्ट करने का फैसला लिया, लेकिन इस सियासत में टाटा मोटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण ने टाटा मोटर्स के पक्ष में फैसला देकर इंडस्ट्री के हित को सुरक्षित रखा है। लेकिन पश्चिम बंगाल जाने वाली कोई इंडस्ट्री इस प्रकरण के बाद दोबारा क्यों नहीं गई, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2008 के बाद कोई भी इंडस्ट्री वहां जाना उसने मुनासिब नहीं समझा। रतन टाटा नैनो कार को लेकर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि मुझे भारतीय परिवारों को स्कूटर पर अपने बच्चों के साथ फिसलन भरी सड़कों पर जाते देख अफसोस होता था। नैनो हर व्यक्ति के लिए बननी थी जो नहीं बन पाई। तो एक बड़ा सवाल है और यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने एक ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर टाटा मोटर्स की जीत पर उन्हें बधाई दी और सोशल मीडिया एक्स पर अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा कि मैं 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं। यह शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया है, जिसने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को 1 सितंबर 2016 से 11% प्रति वर्ष ब्याज के साथ टाटा मोटर्स को 768.78 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल के औद्योगिकीकरण की संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। पीढ़ियों से नौकरी की चाहत रखने वालों को उनके घर के करीब रोजगार से वंचित किया गया। किसानों को लौटाई गई जमीन कृषि कार्यों के लिए अब किसी काम की नहीं रही। ये इस निर्णय ने सत्ता की भूख के कारण बंगाल के भविष्य और उसके औद्योगिक विकास पर नमक छिड़कने का काम किया है। इसके साथ ही राज्य की कमजोर आर्थिक स्थिति को एक अंधेरी अंतहीन सुरंग में धकेलने का काम भी किया गया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक जो पूरा प्रकरण रहा है उस पर बीजेपी ने भी हमलावर हुई है। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। टाटा मोटर्स को 768 करोड़ रुपए का हर्जाना देने की बात कही गई है न्यायाधिकरण की तरफ से प्रसेनजीत, लेकिन हो सकता है टाटा मोटर्स को अपना हर्जाना मिल जाए और उसकी भरपाई हो सके, लेकिन भरपाई अगर किसी के नहीं हो पाएगी तो वो पश्चिम बंगाल के लोगों की, क्योंकि जो औद्योगिकीकरण होना था और जिस गति से शायद इसके बाद होता वो जो है नहीं हो सका है। प्रसेनजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं?
चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे प्रसेनजीत से जुड़ने की। उससे पहले हम बता दें कि ये जो पूरा मामला रहा है, ये 768.68 करोड़ रुपए के हर्जाने का, उसको लेकर के बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का ट्वीट आपने देखा। उन्होंने कहा कि ये सोने को राख में तब्दील कर दिया ममता बनर्जी ने, सोने को राख में तब्दील कर दिया। दरअसल ये जो औद्योगिकीकरण की एक लौ लगनी थी वहां से, और उसके बाद से 2008 में जब ये पूरा बवाल हुआ, सारा एक आंदोलन रहा किसानों के नाम पर, उनकी जमीनें जो उनको वापस लौटाई गई किसानों को, वो भी उनके किसी काम की नहीं रही, कम से कम कृषि के काम की तो नहीं रही। और उसके बाद जो पीढ़ियों से सपना जिन्होंने देखा था कि अपने घर के पास नौकरी करेंगे, उनका सपना भी नष्ट हुआ। और कम से कम जो औद्योगिकीकरण की जो एक राह खुलनी थी राज्य के लिए, वो नहीं खुल सकी। और इंडस्ट्रीज ने उसके बाद आने से पश्चिम बंगाल में मना कर दिया, क्योंकि सभी को लगता था कि वहां पर जाकर के इंडस्ट्री को लगाया नहीं जा सकता। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ वहां पर इस तरह की समस्याएं सामने आएंगी। तो कहा है कि ये सोने को राख में दरअसल तब्दील कर दिया ममता बनर्जी ने इस पूरे प्रकरण में। हमारे साथ में इस वक्त हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ गए हैं। उम्मीद है उनको हमारी आवाज़ मिल रही होगी। प्रसेनजीत बख्शी, मैंने पूछा था कि 768 करोड़ रुपए का जो हर्जाना है वो टाटा मोटर्स को मिल जाएगा, शायद उसका हर्जाना पूरा हो सके, लेकिन अगर हर्जाना किसी का पूरा नहीं होगा तो वो शायद पश्चिम बंगाल की जनता का होगा। और जिस तरह से कहा गया शुभेंदु अधिकारी के शब्दों में, अगर कहा जाए कि सोने को राख में तब्दील कर दिया ममता बनर्जी ने। बिल्कुल सही कहा शुभेंदु अधिकारी ने। निखिल, देखिए, मैं 2 दिन की बात आपको कहना चाहूंगा। मैं उस दिन का याद कर सकता हूं जिस दिन बुद्धदेव भट्टाचार्य का बगल में बैठ के रतन टाटा ने नैनो कारखाना की घोषणा किए थे। उस दिन मैं पत्रकार के हिसाब से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर थे, और मैं उसी दिन भी हाजिर था। उनके अपने जो ग्रुप ऑफ होटल्स होते हैं, उसी होटल में रात को 9 बजे अपने आंखों में आंसू लेकर रतन टाटा ने सिंगूर से विदा लेकर बाद में उन्होंने बताया था कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि गुजरात की आनंद में पहुंच गए थे इस फैक्ट्री को लेकर। एकदम सही कहा है शुभेंदु अधिकारी ने। पिछले 12-15 सालों से ममता बनर्जी जो कुछ भी दावा करते जाए, बंगाल में एक भी उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने नहीं, चाहे उसका पहले भी नहीं बने थे, वाम मोर्चे की समय पे भी नहीं बने थे। वैसे आप आजकल वाम मोर्चे, कल की इस घोषणा के बाद टाटा मोटर्स की वाम मोर्चे की ऐसा स्थिति है कि जैसे उन्होंने किसी लड़ाई जीत ली है। बात ऐसा नहीं है, गलती उन्होंने भी किया और गलती बाद में ममता बनर्जी ने भी किया। लेकिन जिस तरह से इन दोनों कारणों से और ममता बनर्जी की इस हिंसक आंदोलन के नाम पर जो वायलेंस किए, उसके कारण जिस तरह से पिछले 12-15 सालों से बंगाल में कोई भी इंडस्ट्री हाउस आने से कतराते हैं, और आज भी ऐसा स्थिति है। इसीलिए आपको मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि जिस तरह से उन्हीं की सांसद महुआ मैत्रा ने किसी एक इंडस्ट्री हाउस के खिलाफ इतनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है, उससे पूरी तरह से अपना दूरी बरकरार रखे हुए है ममता बनर्जी, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी जो गलती टाटा के खिलाफ उन्होंने की है, उस गलती को सुधारना चाहिए, और सुधारने की रास्ते पे रुकावट है महुआ मैत्रा। तो मैं ये दोनों को जोड़कर देखने की कोशिश कर रहा हूं। निखिल जी, निश्चित तौर पर एक बात और जानना चाहेंगे। बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर है। उसने साफ तौर पर भर्त्सना की है और कहा है कि सोने को राख में तब्दील कर दिया ममता बनर्जी ने उस अवसर को। वाम मोर्चे का क्या कुछ कहना है और आम लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे फैसले पर? देखिए, आम लोगों का जो कहना है उसका जो अपने सोशल मीडिया हैंडल में शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है एकदम सही। सोने की राख कर दिया, कुछ रही नहीं। मतलब वो जमीन ना वो खेती के लायक रह गया, ना बंगाल में कोई इंडस्ट्री हाउस आने के लिए तैयार है, ना बंगाल के नवयुवकों को कोई नौकरी मिलने के लिए कोई जगह है। ये लोगों की कहना है, और लोगों का ये भी कहना है कि ये जो 150 करोड़ रुपया जो भी
सूद समेत टाटा को वापस देना पड़ेगा, ये किसकी पैसा है? ये पैसा तो ममता बनर्जी का अपने खुद का पैसा नहीं है, ये तो हमारी टैक्स पेयर की पैसा है जो उन्होंने उनको देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जहां तक मैं ट्राइब्यूनल समझता हूं। जी तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि वाम मोर्चे ये साबित करने की कोशिश में है कि उन्होंने उनका जो चेष्टा, वो चेष्टा सही था, वो आज साबित हुआ। बात ऐसा नहीं है, ऐसा खेती का जमीन किसी के पास से कोई जबरदस्ती छीन भी नहीं सकते हैं, ये भी सही है। तो इसीलिए सब कुछ मिला के बंगाल के लिए एक सोने की राख है निखिल, निश्चित तौर पर। और हर कीमत पर जो आपने कहा ना, वो बंगाल के लोगों का ही नुकसान है। और आज जब 768 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे तो वो भी बंगाल के लोगों की जेब से ही जाएगा। तो ये डबल जिसको कहते हैं कि एक तरह से टैक्सेशन हुआ है। पहले कारखाना नहीं लगा, जमीनें खोई, और कहीं ना कहीं जो औद्योगिकीकरण की तरफ राज्य बढ़ना था वो नहीं हुआ। और अब ये जो 766 करोड़ रुपए हैं वो भी लोगों की जेब से ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए प्रसेनजीत। और बात करेंगे 5 राज्यों में जारी शहमात के सियासी खेल की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमा G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और 5 राज्यों में किस तरह से पार्टियां रणनीति बना रही हैं, किस तरह से शहमात का सियासी खेल जारी है, और किस तरह से तमाम बड़े दिग्गज नेता जनता के सामने नमूदार हैं, वोट मांग रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। 5 राज्यों में जारी है शहमात का सियासी खेल, और इसकी बात करेंगे कि किस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर ये जो है ऊंट किस करवट बैठ रहा है, आखिर क्या कुछ रणनीति कम से कम 2 प्रमुख दलों ने वहां लगाई है। 5 राज्यों के चुनावों में टिकट वितरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अपनी अपनी रणनीति के जरिए अब पार्टियां शहमात का खेल खेल रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर उस रणनीति पर काम कर रही है जिससे विधानसभा चुनाव में पार्टी को सफलता मिल सके। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपनी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद मैदान में उतारे हैं। तो 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद उतारे हैं विधानसभा के चुनाव में, और इसके जरिए बीजेपी ने पिछले चुनावों में हारी हुई सीटों पर दिग्गजों को उतारकर बढ़त बनाने की रणनीति बनाई है। जिन सीटों पर बीजेपी हार गई थी पिछले चुनाव में, वहां पर इन सांसदों को उतारा गया है। इन दिग्गज सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को अपनी विधानसभाओं के सीट के साथ साथ अपने आसपास के जिलों में भी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। इस रणनीति से पार्टी सूबे के अलग अलग अंचलों की लगभग 30-35 सीटों को प्रभावित करना चाह रही है। भाजपा के रणनीतिकार इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में इस बार बदलाव की लहर है, इसलिए बीजेपी की कोशिशें परवान नहीं चढ़ने वाली है। फिलहाल जनता देखेगी कि आखिर किसकी कोशिशें परवान चढ़ेगी। वहीं चुनावी राज्यों में राजनीतिक दल विद्रोहियों और दल बदलुओं से परेशान हैं। कुछ सीटों पर बागी समीकरणों को बदलने में सक्षम हैं। कांग्रेस को राजस्थान और मध्य प्रदेश में बागियों से 2-4 होना पड़ रहा है। टिकट बदलने की मांग को लेकर विद्रोहियों ने कमलनाथ के घर पर धरना भी दिया था, हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और उसके बाद 4 टिकटें कांग्रेस ने बदली भी थी। यही हाल राजस्थान का भी है, जहां सचिन पायलट गुट के कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई में कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी का साथ कर लिया है। इसमें सबसे प्रमुख जयपुर के पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल और पंडित सुरेश मिश्रा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायकों ने बीजेपी में का दामन थाम लिया था। और मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। जितने भी नेतृत्व हमारे उतरे हुए हैं, जो शीर्ष और अनुभववान नेता माने जाते हैं, वो सब दमखम से साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान पकड़ चुके हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के तमाम नेता मैदान से बाहर दिख रहे हैं, छोड़ चुके हैं।
दिग्विजय सिंह जी की बात आई तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सुरेश पचौरी जी की बात आई तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अरुण यादव से चुनाव की बात आई तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो वहां तो चुनाव पहले ही रण छोड़कर भाग चुके हैं, रणछोड़दार। और हमारे यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन के साथ जुड़कर चुनाव लड़ रहा है, चुनाव मैदान में, क्योंकि हमने काम किया है, वादे पूरे किए हैं। और वहां जिन्होंने 2018 में वचन किए थे राहुल गांधी जी को बुलाकर, चूंकि राहुल गांधी को बुलाने की अब दम बची नहीं, इसलिए प्रियंका जी को बुलाकर नए वादे किए जा रहे हैं। काम किया नहीं, इसलिए डर रहे हैं चुनाव हारने के लिए। अभी से दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया है। तो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ जनता का आशीर्वाद पुनः पाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। इसलिए हमारा तमाम नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है, वहीं उनका तमाम नेतृत्व घर बैठकर अंतर्कलह का आनंद ले रहा है। तो ये थी बीजेपी की बात, चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। और कांग्रेस के अब्बास हाफिज जो कि कांग्रेस के नेता है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या कुछ दावा है, आइए उनको भी सुन लेते हैं। साफ तौर के ऊपर ये कोई बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि भाजपा का ये मजबूरी से भरा स्ट्रोक है। भाजपा मजबूर हो गई है अपने सांसदों को विधानसभा में उतारने के लिए, क्योंकि उसके पास चेहरे नहीं हैं। जब चेहरे नहीं है तो बीजेपी क्या करेगी, मजबूरी से भरा कदम उठाएगी। ये सारे सांसद विधानसभा चुनाव में हारने वाले हैं और इनके भविष्य अंधकार में जाने वाले हैं राजनीतिक, क्योंकि जब चुनाव हार जाएंगे तो आगे कोई मौका नहीं मिलना है। एक तरफ इनको राजनीतिक तौर पर निपटा दिया गया है, दूसरी तरफ बीजेपी का मजबूरी भरा चेहरा है। हमारे लिए कोई खतरा नहीं है इनसे। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने वाले हैं, कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। तो ये है चुनाव की सियासत, क्योंकि मध्य प्रदेश के ये दो दलों के दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के नेता थे। और आपने एक बात कॉमन सुनी होगी, दोनों लोगों ने कहा कि हम प्रचंड बहुमत से, बीजेपी ने भी कहा और कांग्रेस ने भी कहा कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। फिलहाल राजस्थान की सियासत की बात करेंगे और मध्य प्रदेश की सियासत की बात करेंगे। मुरारी गुप्ता हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं राजस्थान की सियासत के बारे में बातचीत करने के लिए। मुरारी, जो राजस्थान कांग्रेस की दिक्कत है उसमें जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच का जो आपस का जो सर फुटबॉल है, मन मुटाव है और जो सतह पर आया इतना पूरा प्रकरण जो चला, विवाद, वो तो है ही है। लेकिन जो दल बदलू हैं और जो बागी हैं उन्होंने किस तरह से मुश्किलें पैदा की हैं कांग्रेस के लिए, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? बिल्कुल निखिल, जिस तरह पायलट गुट के आपने बताया कि ज्योति खंडेलवाल और पंडित सुरेश मिश्रा निश्चित रूप से पायलट गुट के दो बड़े नेता ये रहे हैं। इन्होंने टिकट नहीं मिलने के बाद और बहुत सारे आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ज्योति खंडेलवाल जयपुर की मेयर भी रही हैं पहले, और उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ा है। इसके साथ सुरेश मिश्रा सांगानेर, जो जयपुर की विधानसभा सीट है सांगानेर, वहां से उन्होंने एक बार चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। इसके बाद 2 बार वो लगातार चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे थे। इस बार भी वो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कहीं न कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को निश्चित रूप से संभावना है कि विधानसभा चुनाव में उनका नुकसान हो। जहां तक इसके अलावा भी अगर कांग्रेस की बात करें तो बहुत सारे विधायक हैं जिनको टिकट दिया गया है, उनके खिलाफ जो लोकल नेता है वो लगातार विरोध कर रहे हैं, उनके टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। ऐसे लगभग दर्जनों सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो उनके या तो उनसे नाराज हैं टिकट वितरण से, या उनको टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार केंद्रीय नेतृत्व पर वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट को बदला जाए। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व उन स्थानीय जो नेता हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहा है और कहीं ना कहीं लगता है कि अभी चूंकि नॉमिनेशन की शुरू हो गए हैं, आज सचिन पायलट ने पहला नॉमिनेशन, बड़ा नाम है सचिन पायलट का, उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। तो आने वाले जो 4-5 दिन है, जो 6 तारीख तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे, तब तक और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह दोनों ही राजनीतिक दलों में राजनीतिक समीकरण बनते हैं। क्योंकि अगर दोनों ही पार्टियों की हम जो सीटों की बात करें जिन्होंने घोषणा की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 124 उम्मीदवारों की घोषणा करती है, वहीं कांग्रेस अभी 95 यानी 95 सीटें ही घोषित कर चुकी है, कर पाई है। जो आज एक कहा जा रहा है कि चौथी सूची शायद आज रात तक आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं एक खतरा कांग्रेस में ये महसूस किया जा रहा है कि किस तरह उम्मीदवारों को
बिल्कुल ये जो कम से कम बहुत सारे सवाल कांग्रेस के ऊपर भी मुरारी उठते इसलिए भी रहेंगे क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी थी जो कह रही थी राजस्थान में कि 2 महीना पहले ही हम सूची जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक वो केवल 95 प्रत्याशी घोषित कर पाए हैं, जैसा कि आपने कहा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और थोड़ी देर में अजीत द्विवेदी के पास भी चलेंगे भोपाल और वहाँ की सियासत की भी बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और यहाँ से रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, भोपाल का, और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सियासत की हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर शहमात का खेल चल रहा है, किस तरह से सियासी दल नई नई रणनीति के साथ में आए हैं जनता के बीच में। तमाम दिग्गज नेता इस वक्त नमूदार हो रहे हैं अपने अपने दावों और वादों के साथ में। रुक करेंगे भोपाल का, जहाँ हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, आपसे समझना चाहेंगे ये जो दिग्गज नेताओं को टिकट देने की रणनीति अपनाई है, खास तौर पर 7 सांसदों को जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, बीजेपी इसको अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है, कांग्रेस कह रही है ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप क्या देख पा रहे हैं? वो देखिए निखिल, मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े नाम थे बीजेपी ने कोशिश की है कि उनको विधानसभा में उनको उतार दिया है, केंद्रीय मंत्री को उतारा है, सांसदों को उतारा है। बीजेपी की रणनीति है कि अगर बड़े नाम वहां से लड़ेंगे चुनाव तो कहीं ना कहीं वो अपनी जीत तो पक्की करेंगे ही, साथ ही आसपास की जो 10 से 15 सीटें या 8 से 10 सीटें जो उस क्षेत्र में है उन सीटों में भी वो जीत जो है वो पार्टी की सुनिश्चित करेंगे। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने जो 3 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को जो है करीब 7 जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको यहाँ से उतारा है। हालांकि देखिए कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी को चेहरा नहीं मिल रहा है इसलिए बीजेपी उतार रही है और कोई नेतृत्व नहीं है निचले लेवल पे। लेकिन देखिए बीजेपी का संगठन जो है बहुत मजबूत है और लीडरशिप भी देखिए कई लाइन है, फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन है। लेकिन बीजेपी ने देखा है कि जो एक माहौल है मध्य प्रदेश में, देखिए कोशिश ये की गई कि जो बड़े अगर नाम यहाँ पर रहेंगे तो उसका प्रभाव जो है पूरे चुनाव में पड़ेगा। अगर महाकौशल की बात करें तो वहां से प्रहलाद पटेल को वहां से उतारा गया है। अगर हम कोयले चंबल की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वहां से उतारा गया है। अगर हम बात करें यहाँ से फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको जो है मंडला से उतारा गया है। तो कोशिश की गई है कि ये जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी का प्रभाव जो है वो मजबूती से सामने आए और जो ये बड़े लीडर रहेंगे वहां पे तो कहते कार्यकर्ताओं में भी उत्साह रहेगा और कार्यकर्ता भी जो है पूरे जोशो खरोश से जो है चुनाव में उतरेंगे और ये लीडरशिप जो रहेगी केंद्रीय तो उसमें भी उनका भी एक प्रभाव रहेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रभाव रहेगा। और ये जो एक दूसरे की रणनीति पर प्रहार कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, दरअसल ये जनता तय करेगी कि कौन आखिर में किसकी रणनीति जो है वो कामयाब होती है। मुरारी, आपका और अजीत आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। निकल गया उसका वो आपके पैर के पास। वो मैंने आप तब तक उठ के चली गई, मैं जब तक नहीं करता हूँ तो आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं, मैं वो कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है राज्य मुसलमान आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से
कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2 टूक। देखिए मेरे साथ 2 टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात,